हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। और हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं यू डबल ई, जो कि आपके किसी भी जेई और ए एग्जाम के लिए होगा, है ना। बहुत ही अच्छे से हम इसको कर रहे हैं। ये हमारा एक नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी थर्ड सेशन ले चुके हैं, 3 सेशन हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे डायग्राम्स हमने यहाँ पे लेके रखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे एक बार ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, क्षितिज, कल्पना, प्रियेश, अर्पणा। सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। कपिल, कपिल आप बहुत दिनों बाद क्लास में दिखाई दिए हैं। ठीक है, चलिए तो मैं विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्रॉपरली आ जाइए क्लास में। ठीक है, और 2 मिनट है ना, मतलब अभी हम लोग जो क्लास होगी लगभग आधे घंटे की होगी। कुछ भी मत ध्यान दीजिए, सिर्फ फोकस यहाँ पे करिए। आपको कुछ नोट भी नहीं करना है ना। इवन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नोट डाउन भी नहीं करना है। सारी चीजें मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो बस आ जाइए, देखिए। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। ठीक है। हम्म। तो हमारा जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसके पहले वाले सेशन में मैं आपके पास ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं मैं आपके बारे में? वहां पे जो इल्यूमिनेशन के 2 लॉ थे, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, दोनों मैं आपके लिए पहले ही करा चुका हूं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना सभी लोग, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन बोला गया है, इफ अ सोर्स ऑफ लाइट इज माउंटेड एट अ 8 मीटर अबव द सरफेस। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इल्यूमिनेशन एट 5 मीटर अवे फ्रॉम द लैंप ऑन द वर्किंग सरफेस इफ द कैंडल पावर ऑफ द सोर्स इज 1000। तो आपके पास ये यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, देखना आप लोग। ठीक है ना, हम इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते देखिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना हो कि आपके पास एक लैंप है। मैं लैंप भी बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये मेरे पास एक लैंप है, आप देख लो। ठीक है, लैंप को छोटा कर देता हूँ मैं। तो ये लैंप है मेरे पास, और ये आपके ग्राउंड से है ना, ये आपका ग्राउंड है। दिस इज योर ग्राउंड। इस ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे है ये? दिस इज माउंटेड एट अ हाइट ऑफ, आई थिंक कितना दिया यहाँ पे, 8 मीटर। तो 8 मीटर की हाइट पे यहाँ पे ये माउंटेड है। कितनी मीटर की हाइट यहाँ पे? दिस इज योर 8 मीटर। ठीक है, और इस लैंप का आपको कैंडल पावर आपको दिया है कितने ल्यूमेन का, कितना कैंडल पावर इसका? 1000। इसका 1000 आपका कैंडल पावर है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, व्हाट विल बी द इल्यूमिनेशन एट 5 मीटर अवे फ्रॉम द लैंप ऑन द वर्किंग सरफेस। तो ये वर्किंग सरफेस है। वर्किंग सरफेस पे, यहाँ पे कौन सरफेस है? दैट इज योर वर्किंग सरफेस। तो वर्किंग सरफेस पे लैंप के जस्ट नीचे कितना आपको बोला गया यहाँ पे? 5 मीटर की डिस्टेंस। तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, दिस इज 5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया पी। तो आपको पी पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकालना है, यही बोला गया ना क्वेश्चन में। अगर हम प्रॉपरली बोले तो क्वेश्चन में तो यही बोला है कि आपको यहाँ पे निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे ये एंगल की रिक्वायरमेंट आपको होगी, है ना। तो इसको मान देता थीटा। तो अगर मैं पूछूं थीटा कितना होगा, या फिर मैं अगर कॉस थीटा निकालना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये हाइपोटेनस को निकालना पड़ेगा पहले। हाइपोटेनस कितना आपके पास हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, हाइपोटेनस के लिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये आपके पास हो जाएगा कितना? 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। 64 प्लस 25, 89, है ना। इसका अंडर रूट, कैलकुलेटर में रूट कहाँ पे आता है यार? मोबाइल का कैलकुलेटर है मेरा। 9 9 81, मतलब 9 से ज्यादा होगा का अंडर रूट।
एक मिनट कितना, अंडर रूट कितना था, 89 था, 9.43। तो कितना आ जाएगा ये हाइपोटेनियस की वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा हाउ मच, दिस विल बी 9.43 मीटर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सॉल्व करोगे तो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आपका 8 और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 8 पॉइंट सॉरी 9.43, कितना आपके पास है 9.43। तो कितना आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू, ये भी सॉल्व कर देता हूँ यार मैं आपके पास, कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय हाउ मच 9.43, तो हो जाएगा 0.84। ठीक है ना, तो आपका पी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा ई पी विल बी इक्वल टू हाउ मच सी पी बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो मान लो इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ आपका कितना ये आर, सी पी बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इल्यूमिनेशन का, तो बस हमको क्या करना है इसमें वैल्यू पुट कर देना, दैट्स इट। सीपी कितना दिया आपके पास यहाँ पे, तो हमको जो सीपी दिया दैट इज 1000, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट हमको पता कितना हो जाएगा 89, है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर है नहीं, तो 89 हो जाएगा इंटू 0.84। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, मैं सॉल्व कर देता हूं, 1000 डिवाइडेड बाय 89 इक्वल्स टू इंटू 0.84, 9.43। क्या मैं सही दिख रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, एक बार आप लोग का कमेंट भी देखे तो शायद से आप लोग सही बता दो आंसर। किसी का आंसर आया है क्या, बताओ, किसी का आंसर आया है क्या। मेरा जो आंसर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 9.4382। होता मेरे पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो कि मैं पहली बार मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, और पता नहीं कौन से जमाने का कैलकुलेटर ये है जो मोबाइल में ओपन हुआ है, तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तब भी मैं सॉल्व नहीं देता हूँ कि तब मेरे पास आंसर है 9.43। आप लोग चेक करते रहिएगा, पूरा आंसर आपके भरोसे है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 9.43 लाख, इतना मेरे पास यहाँ पे आंसर ये आ गया। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये मान लो शॉर्टकट है ना, तो शॉर्टकट क्या समझना, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सभी लोग कि मेरे पास एक यहाँ पे लैंप है, ये मेरे पास एक लैंप है, ठीक है, ये मेरे पास एक यहाँ पे लैंप है, ओके, ठीक है सर, लैंप मान लिया। एक सरफेस है मेरे पास, तो मैंने सरफेस भी मान लिया, तो सरफेस को थोड़ा छोटा करके बहुत बड़ा सरफेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये मान लेता हूँ कि जो लैंप है ना, ये लैंप इस सरफेस से कुछ हाइट पे होगा, तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कितनी मीटर की हाइट पे है, दिस इज माउंटेड एट अ हाइट ऑफ h मीटर। कितनी मीटर की हाइट पे है ये आप एज्यूम कर लो कितनी मीटर की हाइट पे, h मीटर की हाइट पे। और इसका जो आपका लैंप का कैंडल पावर कितना सीपी है, तो इसका जो इल्यूमिनेशन होगा पॉइंट पी पे, है ना, यहाँ पे पॉइंट पी बोलता हूँ मैं, ईपी कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू सीपी बाय एच स्क्वायर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं वो आप लोग को थोड़ा सा समझना है। मैं क्या करने वाला हूं देखना, मैं क्या करने वाला हूं, सेम यही लैंप मैंने फिर से पिक किया। देखो भाई, मैंने क्या किया, सेम यही लैंप मैंने फिर से पिक किया, ठीक है ना, सेम लैंप मैंने पिक किया, उसका कैंडल पर अभी भी कितना सीपी है, ठीक, मैं वही सरफेस फिर से लेके आया यहाँ पे, ठीक है। और इसके नीचे एक पॉइंट क्या था पी, यहाँ पे जो पीछे पॉइंट है पी दिखा ना, बताया था मैंने आपके पास, ये एक से पॉइंट क्या था आपके पास पी, एक पॉइंट में और ले रहा हूं यहाँ पे क्यू, ठीक है। और आपसे बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन निकालना है, क्यू पॉइंट पे आपको इल्यूमिनेशन निकालना है। इसकी हाइट अभी भी कितनी एच है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा थीटा, यहाँ पे एक आपका जो डिस्टेंस बन रहा होगा दैट इज आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा ई क्यू वो कितना होगा, तो क्या बोलोगे, दिस ई क्यू विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, जस्ट अ सेकेंड,
तो EQ की वैल्यू हो जाएगी कितना, हाउ मच, CP बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने यहाँ पे CP बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा, मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। मैं इस फॉर्मूले को यूज ना करके एक नया शॉर्टकट बना देता हूं। वो क्या शॉर्टकट है वो देखो आप लोग। मैं बोलूंगा EQ विल बी इक्वल टू हाउ मच, मैं बोलूंगा आपको EQ विल बी इक्वल टू CP। मैं ये वाला डिस्टेंस ना लेके H वाला डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको लूंगा, CP बाय H स्क्वायर इंटू जो एंगल था उसका मैं कॉस क्यूब थीटा लेवा दूं। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मतलब अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, EQ और EP में हम डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन बता सकते हैं। क्या बोलेंगे, EQ विल बी हाउ मच, EP जो P पॉइंट पे रिलेशन था वो CP बाय H स्क्वायर था, EP इंटू कॉस क्यूब थीटा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए यहाँ पे हो गई है, जो कि आपको याद, मतलब अगर आपको जो लैंप है उसके जस्ट नीचे का आपको अगर इल्यूमिनेशन पता है तो आप किसी भी और पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकाल सकते हो, बस आपको एंगल पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे बहुत कुछ काम आपका यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो भी देख लो। क्वेश्चन क्या है देखना सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ो एक बार सभी लोग। क्वेश्चन में बोला गया है द फ्लक्स एमिटेड बाय द लैंप, क्या बोला है क्वेश्चन में, द फ्लक्स एमिटेड बाय द लैंप इन ऑल डायरेक्शन इज 1000 ल्यूमेन। कितने ल्यूमेन है भाई बताओ जरा, आपके पास यहाँ पे दिया गया है 1000 ल्यूमेन। तो आपका MSCP कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल चीज हो गई है, तो क्योंकि आपको पता है MSCP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ल्यूमेन अपॉन हाउ मच, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। तो ल्यूमेन अपॉन 4 पाई अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, एक बार कर लो, 1000/4 पाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा मोबाइल में यार, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, मैं बहुत गरीबी में हूँ ना, मेरे पास कैलकुलेटर करने का पैसा नहीं है। क्या बोला मैंने, 1000/4, पाई इसमें है नहीं है। ये भाई गड़बड़ है यार पक्का, 785 कभी आंसर नहीं आ सकता ना यार। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू गलत दे रहा है ये, 1000/4 डिवाइड बाय 3.14, 79.61, 79.61, ये आपका हो जाएगा MSCP। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ, आ गया समझ में। तो ये दो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई ना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम में कभी ना कभी आपको देखने को जरूर मिले। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी और कहानी देखते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझो। एक कॉन्सेप्ट होता है आपके पास यहाँ पे पोलर कर्व। तो ये पोलर कर्व क्या होता है समझना। पोलर कर्व हमको ये बताता है कि कोई भी अगर हमारे पास लैंप है तो ऐसा तो नहीं इसकी लाइट चारों तरफ बराबर दिशा में जाएगी, है ना, कहीं पे लाइट कम होगी कहीं पे लाइट ज्यादा होगी। तो उस लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको बताता पोलर कर्व। समझ में आया क्या बोलता पोलर कर्व। पोलर कर्व आपको ये बताता है कि जो लैंप है उसके लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, उससे जो ल्यूमेंस निकलेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, वो हमको पोलर कर्व इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर पढ़ोगे आप तो लिखा भी है ना, पोलर कर्व इन इल्यूमिनेशन shows the light intensity in different directions. It helps assess lightning system effectiveness. मतलब अगर आपको इस अगर आपको इस लैंप के पोलर कर्व के बारे में पता है तो आप इस बल्ब को और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे कि जो पोलर कर्व है वो आपका 0 से 360 डिग्री पूरा बताता है कि कहां पे कितनी लाइट आपके पास जा रही है। ठीक है ना, ये आपका यूजफुल फॉर कंपेयरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग लाइटनिंग ऑप्शंस। मतलब इसके कंपैरिजन में आपका 4-5 ऑप्शन और रख दिए जाएं, 4-5 लैंप को कंपेयर करना हो, उनमें एक फैक्टर हमारा पोलर कर्व भी होगा कि इसका पोलर कर्व कैसा है। ठीक है ना,
तो ये कंपैरिजन के लिए भी होता है। और एक चीज बनता है कि पोलर कर्व किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो वो एक रूसो साइंटिस्ट है, रूसो, है ना, उनके द्वारा पोलर कर्व डिस्कवर किया गया था। ठीक है ना। अब पोलर कर्व बताता है क्या है, लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कहां पे आपका किस डायरेक्शन कितनी लाइट है वो बताता है। अगर हम बात करें पोलर कर्व के बारे में, तो हमारे पास पोलर कर्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व, एक होता है वर्टिकल पोलर कर्व। इसका मतलब क्या समझ लो एक बार ये भी। देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो, हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व वो पोलर कर्व होता है जब आपका लैंप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो जिस टाइप का आपका कर्व बनेगा उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व। लेकिन अगर आपका लैंप वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो उससे जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं वर्टिकल पोलर कर्व। अगर बोलो सर ये कैसे बनता है लाइट, देखो अगर मान लो 2 मिनट के लिए यहाँ पे लाइट है, तो लाइट के सामने ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ज्यादा लाइट जाती है, है ना। और धीरे धीरे यहाँ पे लाइट कम होती जाएगी, देखो एंगल बनती है, लाइट कम होती जा रही है। अब बल्ब के पीछे थोड़ा जाएगी, आपके घर पे जो दीवार है तो इसके पीछे लाइट कैसे होगी, ऐसा फोकस हो ना, ये एक्चुअल डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, तो मैंने आगे से बनाया नहीं क्योंकि वो ओवरलैप अच्छा नहीं लगता आपको डायग्राम, कर्व इसका ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा कर्व को आगे बढ़ा दिया जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोलर कर्व के बारे में। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुका हूं, दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया। चलो, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, एक नई चीज होती है, एक नया एपरेटस है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग स्फीयर। देखो ये भी एक अच्छी चीज होती है। इसमें होता क्या है कि ये एक स्फीयर है, जैसे इसका नाम लिखा स्फीयर, इसमें हम लोग करते हैं क्या, इसके सेंटर पे अपना लैंप रख देते हैं, क्या देते हैं, लैंप। तो इसके सरफेस, जो अंदर वाली सरफेस है ना, इसकी जो बाहर वाली जो सरफेस है, तो वो क्या करता है कि मान लो इससे लाइट निकली, ठीक है ना, इस लैंप से लाइट एमिट हुई, तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब पूरी पूरी लाइट यहाँ पे रहेगी अंदर। इससे बाहर कहीं लाइट जा पाएगी क्या, इससे बाहर लाइट कहीं जा नहीं पाएगी। तो मतलब ये जो स्फीयर है ना, वो क्या करता है, वो काउंट करता है ना। ये जो आपका मेथड है, जो इंटीग्रेशन स्फीयर है, वो आपका क्या करता है कि इसके अंदर वाले सरफेस में कितने ल्यूमेंस आए हैं उनको काउंट कर लेगा, क्योंकि पूरा क्लोज्ड है। तो इंटीग्रेटिंग मतलब भी होता है सम करना, इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, सम करना। तो जितने भी ल्यूमेंस आए उनको काउंट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे पास एक लैंप रखा हुआ है, तो उस लैंप से कितने ल्यूमेंस निकले हैं वो एक काउंट कर लेगा हमारा जो स्फीयर है। और हम क्या करेंगे, जितने भी ल्यूमेंस आप आए हैं उनको 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, MSCP। मतलब इंटीग्रेटिंग स्फीयर एक एपरेटस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, MSCP कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन हम किसी भी लैंप का एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएंगे MSCP का, बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग स्फीयर। तो लिखा भी मैंने, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ MSCP। अब बस मेजरमेंट की बात नहीं है यार, यहाँ पे ये क्या करता है आपका, ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, एक्यूरेट मेजरमेंट, ये ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ये आपका एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए होगा। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे लिखा ना, स्फीयर को हटा देना। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द टोटल फ्लक्स रेडिएटेड बाय द लैम्प विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 पाई गिव्स MSCP। मतलब ये जो स्फीयर है ये क्या करता है, टोटल ल्यूमेंस को काउंट कर लेता है, फिर 4 पाई से हम डिवाइड कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा यहाँ पे, MSCP की वैल्यू। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट पे फिर आते हैं पे यहाँ पे। एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है फोटोमेट्री। ये क्या होता है, फोटोमेट्री एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी अननोन सोर्स के कैंडल पावर के बारे में बता सकते हैं, इसका कैंडल पावर कितना होगा, विद द हेल्प ऑफ एनी नोन सोर्स। मतलब हम यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि एक हम लोग पे क्या, फोटोमेट्रिक बेंच, यहाँ फोटोमेट्रिक बेंच हो गई जिसको हम लोग डार्क रूम में परफॉर्म करने वाले, तो इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। एक हमारे पास यहाँ पे स्लाइडर होता है, ये मैंने स्लाइडर बना लिया, और इस स्लाइडर में मेरे पास 2 लैंप लगे होते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 लैंप लगे होंगे, कौन कौन से लैंप लगे होंगे, तो एक हमारे पास लैंप होगा कौन सा, जो कि हमारा होता है कौन सा लैंप, नोन सोर्स। एक मैंने यहाँ पे नोन सोर्स लगा दिया, ये मेरे पास एक नोन सोर्स हो गया। क्या हो गया भाई इसका, हाँ, तो ये मैंने एक अपना नोन सोर्स रख दिया लैंप, ठीक है ना, जिसका मुझे कैंडल पावर पता है। ठीक है ना, मुझे इसका कैंडल पावर पता है, देता हूं पे CP नोन। ठीक है ना, और इसी जो स्लाइडर बनाया मैंने, इसी स्लाइडर में मैंने एक और लैंप लगा दिया, इसको मैं बोलता हूं आपका कौन सा लैंप, दैट इज माय दैट इज माय
व्हाट काइंड ऑफ लैम्प? अननोन लैम्प, मतलब जो जिसका मुझे कैंडल पावर निकालना है, जिसको मुझे कैंडल पावर पता नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना भाई, ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ये कौन सा लैंप है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, सीपी अननोन, जिसका मुझे कैंडल पावर निकालना है। ठीक है भाई, सीपी अननोन। और इसी में मैं एक क्या लगाता हूँ, फोटोमेट्री ऑब्जेक्ट। फोटोमेट्री ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझो। फोटोमेट्री ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है, इस टाइप का होगा, देखना आप लोग, इस टाइप का पद बना रहता है बीच में, है ना। ये आपके पास फोटोमेट्री ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे कुछ सेंटर टाइप में कुछ बना होगा, इस टाइप का कुछ एरिया बना रहता है इस टाइप का ये। और दोनों था, मतलब इधर से देखो तब भी सर्कल दिखाई देगा, इधर देखो तब भी सर्कल दिखाई देगा, इसको बोलते हैं फोटोमेट्री ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, और एक चीज यहाँ पे क्या होती है, स्केल भी बनी होती है ना, इसमें यहाँ पे क्या होती है, स्केल बनी, मतलब लिखा रहता है मीटर्स में कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल भी बनी रहती है ऐसे। ठीक है ना, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, आप समझिए कि यहाँ पे क्या बनाइए, दिस इज योर स्केल। अब होता क्या है कि जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने नोन सोर्स को चालू किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने नोन सोर्स को चालू किया, और नोन सोर्स को चालू किया तो पूरे पेज में, जो यहाँ पे मेरा फोटोमेट्रिक ऑब्जेक्ट, पूरे पेज में यहाँ पे लाइट आ गई। लेकिन मुझे क्या करना था भाई, मुझे क्या करना था ना यहाँ पे, कि मुझे पूरे पेज में लाइट नहीं चाहिए थी। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्लाइड करके आगे लेके आया, जिससे मुझे क्या करना था कि सिर्फ ये जो सर्कल है ना, बस ये इल्यूमिनेट हो, बस ये इल्यूमिनेट, मुझे इतना इसको घुमा के लेके आना। तो मैंने इसको यहाँ पे इन दोनों के डिस्टेंस को फिक्स किया, जिससे मुझे ये देखा कि भाई यहाँ पे सिर्फ इस सेंटर पे बस इल्यूमिनेशन हो रहा है, बाकी जगह इल्यूमिनेशन नहीं। तो मैंने इसको ऐसा डिस्टेंस किया, और यहाँ पे मैंने स्केल के थ्रू इनकी डिस्टेंस को मैंने निकाल दिया। मैंने मान लीजिए कितनी डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे D1, ये D1 डिस्टेंस पे यहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो रहा है। फिर मैंने ये वाले सोर्स को बंद कर दिया, फिर मैंने अपने अननोन सोर्स को चालू किया, और जब अननोन सोर्स को चालू किया तो अगेन यहाँ पे क्या, पूरे पेज में लाइट हो गई यहाँ पे। तो मैंने अब क्या किया, इस कैंडल जो हमारे सोर्स है इसको मैं पास में लेके आया, जिससे मेरा सिर्फ ये वाला सरफेस बस इल्यूमिनेट हो। जब मैं लेके आया तो यहाँ पे मैंने इसकी डिस्टेंस भी काउंट कर लिया, कितने डिस्टेंस पे हमारा इल्यूमिनेशन हो रहा है। तो मैंने देखा कि कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे D2 डिस्टेंस में हो रहा है। तो मुझे पता है ना यार कि देखो, जब मेरे यहाँ पे नॉन सोर्स जहां पे इल्यूमिनेशन हो, कितना होता है वो E, वो कितना होता है, इक्वल टू CP/D1²। फिर इस पॉइंट से जो इल्यूमिनेशन हुआ, ये मान लो कितना E1 था, ये आपका E2 था, इस सोर्स से इल्यूमिनेशन कितना हो जाएगा वो CP/D2²। CP ये आपका क्या था यहाँ पे, नोन, और यहाँ पे हो जाएगा CP अननोन, D2²। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसमें इल्यूमिनेशन बराबर हो रहा है, मतलब E1 इक्वल टू E2 हो रहा है ना। हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे E1 E2 बराबर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, CP unknown will be how much, CP unknown will be equals to CP known D2/D1 का स्क्वायर। तो ये हमारा होता है क्या, फोटोमेट्री एक सेटअप है, जिसमें हम लोग एक अननोन सोर्स, हमारे पास लाइट सोर्स है, एक अननोन लाइट सोर्स का हम लोग कैंडल पावर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन सोर्स। इसी को बोलते हैं फोटोमेट्री सेटअप। तो यहां पे हमने लिखा भी है, फोटोमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कैंडल पावर और ल्यूमेंस ऑफ एनी अननोन सोर्स। इट इज परफॉर्म्ड ऑन डार्क रूम। फोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो हमारा लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर है उसके ऊपर ये बेस्ड। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात। मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, एक बार कंफर्मेशन भी देते जाइएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं टाइप ऑफ लैंप, कि हमारे पास जो लैंप होते हैं ना, पूरे इल्यूमिनेशन में जो हम लोग टाइप ऑफ लैंप बनाते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंप बनते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो हमारे पास पूरे यूडब्ल्यू सब्जेक्ट में या इल्यूमिनेशन चैप्टर में हमारे पास 3 टाइप के लैंप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आर्क लैंप। देखो आर्क लैंप का जो डिस्कवर हुआ ना सबसे पहले हुआ, तो आर्क लैंप बनाने के पीछे का जो रीजन था वो ये था ना कि पुराने जमाने में जो आदि मानव लोग होते थे तो उनको आग चाहिए रहती थी, है ना। मतलब उनको अगर आग लगती तो दो पत्थर लेके जलाते थे, टकराते थे तो वहां से आग निकलती थी, है ना। तो हमारे मतलब वहां से तो हम लोग आग पाए, मतलब हमको चाहिए क्या, हमको पता ना कि आग से लाइट निकलती है। तो हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया कि हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को आपस में कांटेक्ट करवाएंगे,
है ना, फिर सेपरेट करेंगे। अगर आपको बोलूं कि आग जो पत्थर से निकलती, कैसे निकलती थी, दो पत्थर लिया आपने, टक 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 ऐसे करते थे, मतलब टक्कर मार के दूर करते थे, टक्कर मार के दूर करते थे। माचिस से भी आप, माचिस जो होती है ना, मैचेस जो आप इसको करते हो, तैसे करते हो ना, कट कट कर करते हो ऐसे वहां पे, मतलब दोनों को कांटेक्ट बनाया फिर सेपरेट किया, दूर ले गए, कांटेक्ट बनाया सेपरेट किया, कांटेक्ट बनाया सेपरेट किया। तो आर्क लैंप में भी हम लोग कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दो इलेक्ट्रोड को हम लोग कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो सप्लाई देंगे हमको, आगे डिस्कस करेंगे, और सेपरेट करेंगे, तो वहां पे एक आर्क मेंटेन होगी और उस आर्क से हमको लाइट मिलेगी। ठीक है ना। तो सबसे पुराना जो लैंप है वो आर्क लैंप है। आज की डेट में घर में यूज तो नहीं होता, बट कहीं कहीं पे यूज होगा, वो आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आर्क लैंप से, कहां पे ये यूज होता है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो लैंप है वो है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज है ना, मेरे पास एक लोहे का रॉड है, मैं उसको गर्म करूंगा गर्म करूंगा गर्म करूंगा, तो एक टाइप वो रेड हॉट स्टेट में आ जाएगा। उसको मैं और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा, तो एक टाइम पे हो जाएगा हमारे पास वो कैसा, व्हाइट हॉट स्टेट। और उस केस में मुझे वो ज्यादा लाइट देगा और हीट का परसेंटेज वहां पे कम होगा, उसको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर लैंप। एक नया लैंप होता है, एक नई कैटेगरी है लैंप, किसको बोलते हैं गैसियस डिस्चार्ज लैंप। मतलब मुझे ये पता है कि कोई गैस है, अगर हम उसको डिस्चार्ज करवाते हैं, डिस्चार्ज करवाने के लिए कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट लगेगा, आयोनाइज करवाएंगे, तो उससे कुछ हमको यूवी रेडिएशन मिलते हैं, और उस यूवी रेडिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनकी वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं किसमें, विजुअल लाइट के फॉर्म। उनको हम बोलते हैं गैसियस डिस्चार्ज लैंप। तो टोटल 3 कैटेगरी के लैंप मिलते हैं, तो उनको हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं हम लोग किसमें, आर्क लैंप। देखो आर्क लैंप में क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक बार इसको पढ़ लो आप लोग। इन एन आर्क लैंप इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू टू इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर which is separated apart. This results in an arc. This maintain the current and provide light. तो कहने का मतलब क्या, समझने में आपको प्रॉपर्ली बता ही देता हूं। ये मेरे पास दो रॉड है ना, इनको मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया, कौन सप्लाई से, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब डीसी सप्लाई मैं पहले बनाया था, डीसी सप्लाई देखो यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास प्लस वाली बैटरी, ये हो गया माइनस वाली बैटरी, माइनस वाला पॉइंट। अब इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे, ठीक है ना। तो क्या हो गया देखना आप सभी लोग, दिस इज योर प्लस पॉइंट, ये हो गया माइनस, क्योंकि देखो ये समझना, जो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो भी इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो होता क्या, जैसे हमने इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आए तो करंट फ्लो लग गई, लेकिन जैसे हमने सेपरेट किया तो यहाँ पे एक आर्क मेंटेन हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक आर्क मेंटेन हो जाएगी, जिससे हमको क्या मिलेगी, विजिबल लाइट। तो यही हमारे इस आर्क लैंप के पीछे का कॉन्सेप्ट है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड आर्क लैंप। आर्क लैंप हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास कार्बन आर्क लैंप, जितना मैंने यहाँ पे बताया है इससे ज्यादा आपको एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना है, सारे पॉइंट्स यहाँ कवर हो जाएंगे। होता क्या है, इट इज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ लैंप, जैसे मैंने बताया कि कार्बन आर्क लैंप वो है, वैसा लैंप सबसे पहले बनाया गया, और ये आज भी यूज होता है कहाँ पे, सिनेमा प्रोजेक्टर। मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा कौन सा लैंप जिसका हम लोग सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते हैं, वो है आपका कार्बन आर्क लैंप। इट इज नॉट यूज इन डोमेस्टिक पर्पस, ओके, इसका हम घर में यूज नहीं करते। इसमें होता क्या है, when two hard carbon rods are placed end to end, मतलब इनके दोनों एंड को हमने रख दिया, एंड कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ डीसी सप्लाई बाय मोर देन 45, तो हमने इनके टर्मिनल्स को सप्लाई दिया, डीसी सप्लाई दिया, और कितना वोल्टेज दिया भाई, ये ध्यान में रखना, हमने इनको कितना वोल्टेज दिया, 45 से ज्यादा वोल्ट। क्यों भाई 45 से ज्यादा वोल्टेज हमने इसको क्यों दिया, देने के पीछे रीजन क्या था कि भाई यहाँ पे जो आर्क है ना, एटलीस्ट वो मेंटेन तो रह पाए, है ना। इस आर्क में वोल्टेज तो कुछ चाहिए होगा, तो आप ये मान के चलो ना, यहाँ पे जो आर्क है ना, इसको 39 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो होता ही है ना। तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 45 से ज्यादा वोल्टेज तो देना ही पड़ेगा। किसके लिए भाई, कि आप यहाँ पे आर्क जनरेट करवा पाए। अगर 45 से कम वोल्टेज होगा तो यहाँ पे आर्क जनरेट ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको 45 से ज्यादा वोल्टेज देना होगा, और वो वोल्टेज वेरिएबल होगा, ऐसा नहीं कि 45 फिक्स कर दिया आपने। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना आर्क में, वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज होती रहेगी, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आग तो जनरेट होगी। अब कोई भी चीज को जलने के लिए कुछ पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, अगर आप कागज को जला रहे हैं तो कुछ बाद वो कार्बन बन जाता है पूरा,
तो होता क्या है कि मुझे क्या करना है कि इसको बर्न हो रहे हैं, ये आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बर्न हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे पार्टिकल्स बर्न हो रहे हैं तो उनको कैसे मेंटेन करूंगा, जो आर्क है ये कैसे मेंटेन करूंगा मैं, बाय बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड थे हमारे पास, एक था पॉजिटिव एक था निगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड है। इस आर्क को हम कैसे मेंटेन करेंगे, बाय बर्निंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इनमें से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो बर्न होगा, जलेगा। जब जलेगा तो क्या होगा, आर्क को मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जलेगा, जब जलेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो आपका खाली होना शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और इसका जो भी इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे कहां पे आ जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड में। आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे एक पेंसिल का शेप बना देगा, पेंसिल का शेप, तो यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे जमा हो गए वो यूजेबल है, ये यूजेबल नहीं। आप इसको ऐसे समझ जाओ कि जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते हैं ना, ब्लैक बोर्ड में क्या करते हैं, एक चौक ले लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, तो हमने जब लिखा तो क्या होता है, जो चौक है वो जाके ब्लैक बोर्ड चिपक जाता है, मतलब वो चौक जो चूना होता है वो तो उसमें चिपक गया ना, लेकिन वो यूजेबल नहीं है, क्योंकि जब रफ करोगे तो नीचे गिर जाएगा, वो साफ हो जाएगा, तो वो यूजेबल नहीं होगा। सेम वही चीज है, जब आपके कार्बन पार्टिकल्स है ना, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां से यहां तक पहुंच गए तो यहाँ पे जाके इकट्ठा जमा हो गया, तो कुछ टाइम के बाद हमको क्या करना होगा, रिफिल करना होगा। कैसे, जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो तो खाली हो चुका है, तो कुछ टाइम इसको भरना पड़ेगा या चेंज करना होगा, और इसको हमको मेंटेनेंस करके साफ करना होगा, साफ सुथरा करना होगा, ठीक है ना। तो वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। The arc is maintained constant by transfer of carbon particles from one rod to another rod, मतलब एक रॉड से दूसरे रॉड में आपके कार्बन पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। It is found that particles travel from positive electrode to negative electrode. That is why after some times of use, positive electrode becomes hollow and negative electrode becomes pointed pencil. Since rate of burning of post electrode, मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज मोर, हेंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्रॉस सेक्शन इज मेड डबल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में बर्निंग किसकी हो रही है, पॉजिटिव की हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कार्बन आर्क लैंप को डीसी में ऑपरेट कर रहे हैं, उस केस में हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन है वो निगेटिव के क्रॉस सेक्शन का डबल लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान देना कि अगर हम कार्बन आर्क लैंप को डीसी में ऑपरेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन का डबल होता है, क्योंकि इसी की तो बर्निंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने बताया ना कि वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क, अगर आपको वोल्टेज जो आर्क है उसको मेंटेन करके रखना है कि वो आर्क बुझे ना, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होगा, आर्क को मेंटेन करने के लिए आर्क में कितना वोल्टेज चाहिए होगा, तो वो इतना होगा, कितना, V इक्वल टू 39 प्लस 2.8 टाइम्स ऑफ एल। एल यहाँ पे क्या आपका एयर गैप, मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप है ना, तो ये एल आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, गैप, दो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप। स्टेबलाइजिंग रजिस्टर, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्टेबलाइजिंग रजिस्टर हम लोग ऐड कर देते हैं, जो कि आर्क को स्टेबल बना के रखता है ना, आर्क की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। क्या बोलोगे, स्टेबलाइजिंग रजिस्टर आर यूज टू मेक स्टेबल द आर्क। If it is operated on AC, then cross section area of positive and negative electrode will be same, क्योंकि अगर वो AC में ऑपरेट हो रहा है तो दोनों की बर्निंग होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों की बर्निंग होगी, तो हम वहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों का सेम बनाएंगे। अब बात आती है कि सर लाइट का परसेंटेज कितना होता है, एक ये कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई कितना, कौन कितना लाइट देगा। तो तीन चीजें हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और आपका एक यहाँ पे आर्क है। तो याद रखना सबसे ज्यादा लाइट वो देता है जो बर्न हो रहा है, कौन बर्न हो रहा है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो लगभग 85% लाइट आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देने वाला है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपको देगा 10% और आर्क देती है आपको 5%। तो ये आपके लाइट का परसेंटेज होगा, कौन कितना लाइट देने वाला है। फिर एक क्वेश्चन बनता है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, तीन चीजें हैं अगेन, पॉजिटिव निगेटिव आर्क। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का, फिर होता है आर्क का, फिर उससे बाद होता है आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये टेम्परेचर भी आप याद रखिएगा। एक जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो हमारा कार्बन आर्क लैंप है उसकी लैंप एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वो आपकी कितनी होती है, 10 से 12 ल्यूमेन पर वॉट, ये आपको याद रखना है ना। लेकिन जैसे मैंने बोला 10 से 12, तो याद रखना 10 से 12 में आपके पास जो मोस्ट फेमस आंसर है
वो आपका क्या हो जाएगा 12 ल्यूमेंस पर वॉट, है ना, याद रखना भाई 12 ल्यूमेंस पर वॉट, ये आपका मोस्ट फेमस आंसर है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया यहाँ तक कि 10 भी ऑप्शन में 12 भी ऑप्शन, हर जगह 12 ही 12 दिखाई देगा, या फिर 5 6 दिखाई, तो 5 6 तो होता नहीं है ना, 12 होगा तो 12 टिक कर दोगे, लेकिन कभी अगर हुआ 10 भी दे दिए 12 भी दे दिए तो आप क्या टिक करोगे, 12 को टिक करोगे, ठीक है ना। आपका जो लैंप इफिशियंसी कितनी होगी इसकी, 12 होती है। एक नया हमारे पास आर्क लैंप होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लेम आर्क लैंप। देखो जो अभी हमने कार्बन आर्क लैंप पढ़ा था, आपको जो लाइट मिलेगी वो व्हाइट लाइट मिलेगी, लेकिन मुझे कलरफुल लाइट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेम आर्क लैंप। फ्लेम आर्क लैंप में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कार्बन आर्क लैंप पे कार्बन के जो इलेक्ट्रोड थे ना, उन कार्बन में लोग क्या कर देते हैं, कुछ फ्लोराइड कंटेंट मिला देते हैं। उससे क्या होगा, जब आप एक चीज समझना, जैसे मान लो मेरे पास एक पेज है, अगर मैं उसको जलाता हूं तो उससे व्हाइट लाइट मिलेगी। अब क्या करना, उस पेज में कुछ लिख लो ब्लू पेन से, ठीक है ना, फिर उसको जाओ तो कलरफुल लाइट मिलेगी, है ना। तो बस हम वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं कि पहले मेरे पास सिर्फ कार्बन था तो व्हाइट लाइट आई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन में कुछ फ्लेम मटेरियल मिला दिया मैंने, फ्लोराइड कंटेंट मिला दिया मैंने, जिससे मुझे क्या मिलेगी, कलरफुल लाइट मिलेगी। तो फ्लेम आर्क लैंप का जो मेन पर्पज है वो क्या है, कलरफुल लाइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 से 15% तक फ्लोराइड कंटेंट मिला देते हैं, दैट्स इट, है ना। इसी में लोग क्या करते हैं, 5 से 15% तक फ्लोराइड कंटेंट मिला देंगे, तो जो लाइट मिलेगी वो कलरफुल लाइट मिलेगी, जिससे हमारी लैंप इफिशियंसी भी घट जाती है, क्योंकि अगर आपने फ्लोराइड मिलाया ना तो कार्बन तो कम हो गया, तो मतलब आपकी लैंप इफिशियंसी भी कम होके 12 घट कितनी होती है, 8 ल्यूमेंस पर। तो ये हो गया आपके पास क्या, फ्लेम आर्क लैंप। एक लास्ट हमारे पास लैंप होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक आर्क लैंप। ये भी आपका आर्क लैंप का ही टाइप है। इसमें क्या बोला मैंने, इन दिस टाइप ऑफ लैंप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ कॉपर। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का होता है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का बना होता है। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये लैंप आपका प्रैक्टिकेबल है भी नहीं, बस इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आगे चल के कभी फ्यूचर में आपके क्वेश्चन बने तो आपको पता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा आज के क्लास के बारे में, जहां पे हमने आर्क लैंप पर डिस्कस कर लिया। हम लोग इल्यूमिनेशन का एक क्लास और लगाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा इल्यूमिनेशन कंप्लीट कर दूंगा। एक क्लास और रिक्वायर्ड है हमारे लिए, है ना, एक क्लास में आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, बस एक क्लास की और रिक्वायर्ड। मतलब कुल मिला के हम लोग का 2 से ढाई घंटे में पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 1 2 घंटे और लगाएंगे, हमारा पूरा यूडब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा इस पीपीटी के फॉर्म। इस पीपीटी की आप टेंशन मत लीजिए, ये पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अलग से, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपके डाउट्स होंगे वो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हैंड रेज के थ्रू भी पूछ सकते हो, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाह रहे हो तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं डायरेक्ट आपकी बातें सुन लूंगा। सेकेंड चीज कि आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहां भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी पूछ सकते हो। अगर सबके सामने पूछने में दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे पूछ सकते हो। चलो हर्षित के कुछ डाउट से देख लेते हैं। सर आर्क लैंप में पहले इलेक्ट्रोड को सता के सेपरेट करते हैं, और आर्क जनरेशन के लिए मेरा लैग हुआ था बीच में। देखो आर्क लैंप में पहले इलेक्ट्रोड को सटा के, हाँ पहले कांटेक्ट बनाते हैं, पहले कांटेक्ट बनाएंगे फिर सेपरेट करेंगे। मतलब मान लो अभी सप्लाई नहीं लगी, 2 इलेक्ट्रोड है मेरे पास, है ना, उनको मैंने कांटेक्ट बना लिए, फिर सप्लाई दी, 2 इलेक्ट्रोड आपस में कांटेक्ट है, सप्लाई दिया तो बढ़िया करंट आ जा रही थी, फिर सेपरेट कर दिया। जो करंट जाए बोले क्या हो गया भाई, तो बीच में अपना वहां पे क्या करेगी, आर्क के फॉर्म में करंट फ्लो होगी दोनों इलेक्ट्रोड में, आर्क के थ्रू। आर्क क्या कर रहा है यहाँ पे, करंट को मेंटेन कर, ठीक है ना। चलो गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।